नाश्ता करने के बाद हमीद ने फरीदी को खत लिखना शुरू किया। सारे हालात मुफस्सल लिखे। मिलोडंगो का हवाला देते हुए लिखा कि महज इसकी वजह से इसे इतनी बातें मालूम हो गईं और वो बहुत जल्द इसे कर्नल प्रकाश से कानूनी तौर पर छीन लेगा। खत खत्म करने के बाद वो सो गया। आज रात को होटल में खास प्रोग्राम था। टिकट का दाम इतना बढ़ा दिया गया था कि ज्यादातर सिर्फ आला तबका ही के लोग इसमें हिस्सा ले सकते थे। कर्नल प्रकाश की दरियाफ्त के बाद से हमीद रोजाना होटल जाता था, इसलिए रात को सोने का मौका कम मिलता था। यही वजह थी कि आज कल दिन में सोना इसके लिए जरूरी हो गया था। तकरीबन 8 बजे वो सोकर उठा, लेकिन काफी के एक प्याले ने इसके जिस्म में हरारत व तवानाई पैदा कर दी थी। खाने से फारिग होकर इसने जल्दी जल्दी लिबास तब्दील किया और होटल की तरफ रवाना हो गया। होटल की रक्सगाह आज बिल्कुल अनोखे अंदाज में सजाई गई थी। चारों तरफ कहकहों के फवारे उछल रहे थे। हमीद की निगाहें कर्नल प्रकाश और लेडी सीताराम को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो दोनों अभी तक नहीं आए थे। हमीद ऊपर गैलरी में गया। बालकनी भी खाली थी। फिर टहलता हुआ कर्नल प्रकाश के कमरे की तरफ गया, वो भी बंद था। थक हार कर वो हॉल में वापस आया। एक जगह एक मेज खाली नजर आई। करीब जाने पर मालूम हुआ कि कर्नल प्रकाश के लिए पहले ही से मखसूस कर दी गई है। एक मेज के गिर्द 2 इंडियन लड़कियां बैठी हुई थीं। बकिया 2 कुर्सियां खाली थीं। वो उनके करीब गया। अगर कोई हर्ज ना हो तो मैं यहां बैठ जाऊं, हमीद ने कहा। जरूर जरूर, दोनों बैक वक्त बोले। हमीद उनका शुक्रिया अदा करके बैठ गया। हमीद ने बैठते ही उन पर रोब डालने के लिए कुछ खाने पीने की चीजों का ऑर्डर दिया। अब हम लोगों के लिए तकलीफ न कीजिए, लड़कियों में से एक बोली। वाह, ये कैसे मुमकिन है, हमीद ने मुस्कुरा कर कहा। मुआफ कीजिएगा, हम लोग ऐसे लोगों की दावत कबूल नहीं करते जिन्हें हम जानते ना हो। इसमें हर्ज ही किया है। अब आप मुझे जान जाएंगी। मुझे आर्थर कहते हैं, आपके शहर में नौवारिद हूं। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखकर हंसने लगीं। ये जूलिया है और मैं लिजी, हम दोनों स्टूडेंट हैं। कितने प्यारे में आप दोनों के नाम जूलिया और लिजी। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने कानों में शहद टपका दिया हो। तो अब शायर भी हैं, जूलिया ने मुस्कुरा कर कहा। काश मैं शायर होता। इतने में बैरा तलब की हुई चीजें लेकर आ गया। तीनों खाने पीने में मशगूल हो गए। थोड़ी देर के बाद नाच के लिए मौसीकी शुरू हो गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नाच के लिए किससे दरखास्त करूं, हमीद ने कहा। हम दोनों बारी बारी से नाचेंगे, जूलिया ने कहा, और लिजी उठकर खड़ी हो गई। हमीद ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया और दोनों आहिस्ता आहिस्ता जुम्बिश करते हुए नाचने वालों की भीड़ में आ गए। तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, लिजी मुस्कुरा कर बोली। मैंने नहीं, एक कतरा भी नहीं। कौन सी पीते हो? स्कॉच, हमीद ने जल्दी से कहा। लेकिन मैंने इतवार के दिन पीने से कसम खा रखी है। क्यों? मैं थोड़ा सा मजहबी आदमी भी हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, लिजी ने कहा। एक बार एक बुढ़िया ने भी मुझसे यही कहा था। लिजी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बहुत दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। तुम जैसी खूबसूरत लड़कियों का कुर्ब मुझे सब कुछ बना देता है। बातें खूब बना लेते हो। मैं रोजाना 1 दर्जन बातें बनाता हूँ और फिर उन्हें पैक करके बिकने के लिए बाजार में भेज देता हूँ। हमीद की नजरें इस मेज की तरफ उठ गईं जो कर्नल प्रकाश के लिए मखसूस थी। शायद कर्नल प्रकाश, लेडी सीताराम और सरिंदर अभी अभी आकर बैठे थे। लेडी सीताराम इस वक्त बहुत ज्यादा जच रही थी। थोड़ी देर सताने के बाद कर्नल प्रकाश और लेडी सीताराम नाचने के लिए तैयार हो गए। हमीद और लिजी कई बार नाचते हुए कर्नल प्रकाश और लेडी सीताराम के करीब से गुजरी। लेडी सीताराम शराब के नए में बदमस्त थी। रक्स की मौसीकी रफ्ता रफ्ता तेजी होती जा रही थी कि अचानक पूरे हाल में अंधेरा छा गया था। शायद फ्यूज उड़ गया था। अंधेरे में अजीब किस्म का हैजान बर्पा हो गया। एक औरत की चीख सुनाई दी। अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ मेरा हार, मेरा हार। वो बुरी तरह चीख रही थी। इसके साथ और भी कई तेज किस्म की आवाजें सुनाई देने लगे। चंद लम्हों के बाद फिर रोशनी हो गई। एक जवान औरत जो लिबास से काफी दौलतमंद मालूम हो रही थी, मेरा हार, मेरा हार, वो बुरी तरह चीखे जा रही थी। लोग उसके गिर्द इकट्ठा हो गए। किसी ने मेरा हीरों का हार उतार लिया, वो चीख कर बोली।
इतने में मैनेजर भी आ गया। इसने हाल के सब दरवाजे मुकफ्फल करा दिए। ख्वातीन व हजरात, वो एक मेज पर खड़ा होकर बोला, मुझे सख्त अफसोस है, किसी बदमाश ने लेडी इकबाल का हार चुरा लिया। मजबूरन मुझे इस वक्त तक के लिए सब दरवाजे मुकफ्फल करा देने पड़े, जब तक कि पुलिस आकर कोई कार्रवाई न शुरू कर दे। उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस गुस्ताखी पर मुआफ फरमाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सी आवाजें सुनाई दें। कुछ देर बाद पुलिस आ गई। एक सिरे से सबकी तलाशी शुरू हो गई। तलाशी लेने वालों में इंस्पेक्टर जगदीश भी था। जब वो हमीद के करीब आया तो हमीद ने भी अपने हाथ उठा दिए। अरे अब, जगदीश ठिठक कर बोला, क्यों मजाक करते हैं? वो आगे बढ़ने लगा। ठहरो, मेरी तलाशी भी लेते जाओ, हमीद ने आहिस्ता से कहा। जगदीश भी समझ गया। जल्दी करो, हिचकिचाओ नहीं और मेरे लिए बिल्कुल अजनबी बनूं। जगदीश ने हमीद की भी तलाशी ली और आगे बढ़ गया। हमीद खुद भी अपनी तेज नजरों से बराबर काम ले रहा था, लेकिन इसे अच्छी तरह यकीन हो गया था कि चोर उस वक्त हाल में मौजूद नहीं, क्योंकि औरत के चीखने के 2-3 मिनट बाद तक हाल में अंधेरा रहा था। इस वक्फा में चोर निहायत आसानी से बाहर जा सकता था। इस वक्त की तलाशी महज रस्मी कार्रवाई समझ रहा था। तलाशी का सिलसिला तकरीबन 3 घंटा तक जारी रहा, लेकिन कोई नतीजा बरामद न हुआ। आखिर थक हार कर पुलिस वालों ने दरवाजे खुलवा दिए। थोड़ी देर बाद हाल में बिल्कुल सुनाता था। सिर्फ वही लोग बाकी रह गए थे जो होटल में मुस्तकिल तौर पर ठहरे हुए थे। लेडी सीताराम और सरेंदर भी अभी मौजूद थे। इन्हीं के करीब की एक मेज पर हमीद भी काफी पी रहा था। पुलिस वाले कुछ देर ठहर कर वापस चले गए। लेडी इकबाल अभी तक मैनेजर से उलझी हुई थी। मैनेजर गरीब बुरी तरह बदहवास था, क्योंकि इसके होटल में ये दूसरा हादसा था और अब कोई चीज होटल को बदनामी से नहीं बचा सकती थी। अब चलना चाहिए, लेडी सीताराम बोली। ऐसी भी किया, जल्दी कर्नल प्रकाश ने कहा। मेरे कमरे में चलते हैं, फिर अब चले जाना। क्यों सरेंदर साहिब? मुझे कोई एतराज नहीं, सरेंदर ने कहा। तीनों उठकर जीनों की तरफ बढ़े। हमीद उनका पीछा करने की ख्वाहिश को किसी तरह न दबा सका। वो इस वक्त खास तौर पर कर्नल प्रकाश का पीछा करने का आदी हो गया था, जब लेडी सीताराम भी इसके साथ होती थी, और इस वक्त तो सरेंदर भी था। कर्नल प्रकाश ने इन दोनों को इतनी रात गए रोका क्यों है? हमीद भी उठा। जीने तय करके वो ऊपर आया। कर्नल प्रकाश के कमरों के सामने एक छोटा सा सहन था, जिसे कद आदम दीवारों ने चारों तरफ से घेर रखा था। इस तरह ये हिस्सा होटल के बकिया हिस्सों से बिल्कुल अलग हो गया था। कमरे का दरवाजा बंद था। हमीद दरवाजे से लगकर खड़ा हो गया। इसे इत्मीनान था कि इस वक्त उधर कोई नहीं आ सकता। इसने अपनी आंख दरवाजे की कुंजी के सुराख से लगा दी। लेडी सीताराम और सरेंदर सोफों पर बैठे हुए थे और कर्नल प्रकाश टहल रहा था। मैं इस वक्त आप लोगों को अपना एक करतब दिखाना चाहता हूं। वो टहलते टहलते रुक कर बोला। सरेंदर और लेडी सीताराम इसे ताज्जुब से देखने लगे। ये देखिए, ये रहा लेडी इकबाल का हार। सीताराम और सरेंदर खड़े हो गए। कर्नल प्रकाश ने एक जोरदार कहकहा लगाया। मैं आपको इतना गिरा हुआ नहीं समझता था, सरेंदर ने तेज लहजा में कहा। वो मेरे शेर, कर्नल प्रकाश तंजिया हंसी के साथ बोला। तुम किसी से कम हो क्या? मतलब? सरेंदर जल्दी से बोला। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार पैदा हो गए। मतलब साफ है, जरा इसे मुलाहजा फरमाए। कर्नल प्रकाश ने एक कागज निकालकर सरेंदर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सरेंदर कागज लेकर पढ़ने लगा। उसकी पेशानी से पसीने की बूंदें ढलकने लगी। उसने कागज फाड़ देने का इरादा किया, लेकिन दूसरे ही लम्हा में कर्नल प्रकाश के हाथ में पिस्तौल था। खबरदार उधर लाओ, वरना भेजा उड़ा दूंगा, उसने आहिस्ता से कहा। तुम गलत समझे, मैं तुम से समझौता करना चाहता हूं। सरेंदर ने कागज वापस कर दिया, लेकिन वो बुरी तरह कांप रहा था। लेडी सीताराम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे यकबैक वो गूंगी हो गई हो। कभी वो सरेंदर की तरफ देखती और कभी कर्नल प्रकाश की तरफ। मैं इस कागज की पूरी कहानी से अच्छी तरह वाकिफ हूं, कर्नल प्रकाश ने कहा। खैर, तुम अभी बच्चे हो, मुझे धोखा नहीं दे सकते। हाँ, अब आओ काम की बात की तरफ। मैं तुमसे समझौता करना चाहता हूं। किस बात का समझौता? हाँ, अब आए हो सीधी राह पर, कर्नल प्रकाश मेज पर बैठते हुए बोला।
जानते हो मैं अफ्रीका से यहाँ किस लिए आया हूँ? ये तीनों हार मेरे ही हैं और ये दुनिया में अपना जवाब नहीं रखते। इस हार की असली कीमत से लेडी इकबाल भी वाकिफ नहीं। हाँ तो ये हार मेरी तिजोरी से चराए गए थे। मैं अरसा तक उनकी तलाश में सरगर्दा रहा। आखिर मुझे पता चला कि तीनों हार इस मुल्क में फरोख्त किए गए हैं। मैं यहाँ आया और अरसा तक उधर उधर की खाक छानता रहा। आखिरकार मुझे मालूम हो ही गया कि तीनों हार इसी शहर में फरोख्त किए गए हैं। एक तो मैंने हासिल कर ही लिया, बाकी रहे दो हार उनके मुतालिक कोई पता नहीं चल सका कि किसी के कब्जे में है। बहरहाल में जिस मामले में तुमसे समझौता करना चाहता हूँ वो ये है कि तुम दोनों मुझे यहाँ के बड़े आदमियों से मिलाओ। मैं अपने हार हासिल करके वापस चला जाऊंगा और एक बहादुर की तरह वादा करता हूँ कि तुम लोगों का राज मेरे सीने में दफन रहेगा। लेडी सीताराम और सरिंदर की हालत गैर हो रही थी। दोनों बेबसी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। बोलो क्या कहते हो? कर्नल प्रकाश बोला। मंजूर है, सरिंदर ने कहा। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बगैर एक दूसरे के काम आए जिंदा रहना बेकार है। कर्नल प्रकाश खामोश हो गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो किसी चीज पर गौर कर रहा हो। अचानक वो दरवाजे की तरफ झपटा और दरवाजा खोल दिया। हमीद संभलने भी ना पाया था कि कर्नल प्रकाश का हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। खबरदार शोर न करना वरना यहीं ढेर कर दूंगा। कर्नल प्रकाश ने हमीद को कमरे के अंदर धकेल कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। लेडी सीताराम और सरिंदर घबरा कर खड़े हो गए। ये कौन है? दोनों बेसाख्ता बोले। हमीद बेबसी से फर्श पर पड़ा कर्नल प्रकाश के हाथ में दबे हुए पिस्तौल को देख रहा था। कौन है? तो कर्नल प्रकाश गरज कर बोला। तमीज से बात करो। हमीद उठकर बैठते हुए बोला। अच्छा जी, सीधी तरह बताओ, नहीं तो अगर मैं ना बताऊं तो मेरा एक कारतूस खामखा खराब होगा। कर्नल प्रकाश बोला। इसके लहजे में दरिंदगी महसूस हो रही थी। जानते हो कर्नल प्रकाश, का राज मालूम करने वाले की सजा मौत है। कर्नल ने कहा। खैरियत चाहते हो तो सीधी तरह बता दो कि तुम कौन हो। तुम जरा गोली चलाकर तो देखो। हमीद अकड़ा के बोला। कर्नल प्रकाश, तुमने शायद अभी तक किसी बराबर वाले से टक्कर नहीं ली। वारे मेरी मेंढकी, कर्नल प्रकाश ने कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं वरना मैं अभी तुमसे उगलवा लेता। खैर फिर सही। कर्नल प्रकाश ने मेज पर रखा हुआ रूल उठाकर हमीद के सर पर दे मारा। हमीद गिर पड़ा। उसने 2-3 रूल और रसीद किए। हमीद बेहोश हो चुका था। देखा तुमने? कर्नल दोनों की तरफ मुखातिब होकर बोला। इस तरह लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं। मालूम नहीं ये कौन है। शुक्र है कि मैंने तुम्हारे राज पर कोई रोशनी नहीं डाली, मगर ये मशकूक जरूर हो गया होगा। ये मालूम करना जरूरी है कि ये कौन है वरना मैं इसको उसी वक्त ठिकाने लगा देता। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि इसे रखा कहाँ जाए। इसका इंतजाम मैं करूंगी। लेडी सीताराम जल्दी से बोली। लेकिन इसे यहाँ से किस तरह ले जाया जाएगा? निहायत आसानी से ये मैं कर लूंगा, कर्नल प्रकाश ने कहा और हमीद पर झक गया। हमीद का सर फट गया था। जख्म से खून बह रहा था। कर्नल प्रकाश ने जख्म साफ करके पट्टी बांध दी। सरिंदर आओ, उसे पकड़कर नीचे ले चली। कार तो तुम लाए ही होगे, कर्नल ने कहा। तो क्या इसी तरह नीचे ले जाएगा? लेडी सीताराम हैरत से बोली। हाँ इसी तरह। तुम घबराओ नहीं, तुम अभी मुझे नहीं जानती। हमीद को एक तरफ से सरिंदर ने पकड़ा और दूसरी तरफ से कर्नल प्रकाश ने, और इसे सहारा देते हुए ले चले। नीचे उतर कर वो हॉल से गुजर रहे थे कि मैनेजर लपकता हुआ उनकी तरफ आया। क्यों कर्नल साहिब, क्या बात है? अरे साहिब क्या बताऊं, आजकल के लौंडों के जिस्म में सकत नहीं और पीने पर आएंगे तो करबे के करबे साफ। साहिबजादे ने वो उछल कूद मचाई के सर ही फोड़ बैठे। अब उन्हें उनके घर फेंकने जा रहा हूं। मना कर रहा था कि ज्यादा ना पियो, मगर कौन सुनता है। मैनेजर मुस्कुरा कर सर हिलाता हुआ वापस चला गया। क्यों सरेंदर, कैसी रही? कर्नल प्रकाश कार में बैठकर बोला। मानता हूं उस्ताद, मैं आपको इतना दलेर नहीं समझती थी। लेडी सीताराम बोली। भी तुम लोगों ने देखा ही किया है। मुझे कर्नल प्रकाश कहते हैं। कार तारीख सड़कों पर अपनी रोशनी बखेरती हुई तेजी से सर सीताराम की कोठी की तरफ जा रही थी। हमीद को होश आया तो उसे अपने चारों तरफ तारीकी ही तारीकी फैली हुई मालूम हुई। सर बुरी तरह दुख रहा था। खून ज्यादा बह जाने की वजह से नकाहत बहुत बढ़ गई थी। इसने लेटे ही लिए उधर उधर हाथ पीर चलाए। वो एक चटाई पर पड़ा था।
थोड़ी देर तक वो आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूरता रहा, फिर आंखें बंद कर ले। आहिस्ता आहिस्ता सारे वाकयात इसके जहन में नाचने लगे। मालूम नहीं वो इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है। इसका तो उसे यकीन हो गया था कि वो कहीं पर कैद है। इसने कर्नल प्रकाश का राज मालूम कर लिया था, लिहाजा वो इसे आजाद क्यों छोड़ने लगा। आखिर लेडी सीताराम का राज किया था जिसकी तरफ कर्नल प्रकाश ने इशारा किया था। कहीं ये राम सिंह के कत्ल की तरफ तो इशारा नहीं था। हामिद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इसके सर पर हथौड़े चला रहा हो। उस पर आहिस्ता आहिस्ता गशी तारी होती जा रही थी। न जाने कितना वक्त गुजर गया, वो सोता रहा। अचानक इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की नर्म विलतैफ सांस इसके चेहरे को छू रही हो। कोई इस पर झुका हुआ था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा मालूम हुआ जैसे इनमें मिर्चें भर दी गई हों। लाख कोशिश के बावजूद भी वो आंखें ना खोल सका। अब किसी की नर्म नर्म उंगलियां इसके बालों पर आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थीं। हमीद साहिब, किसी ने आहिस्ता से पुकारा। वो चौंक पड़ा, आवाज जानी पहचानी मालूम हुई। इसने फिर पुकारा। अब की बार हमीद ने बेतहाशा आंखें खोल दें और इंतहाई नकाहत के बावजूद भी वो बड़बड़ा कर उठ बैठा। अरे तुम शहनाज, वो खुशी और ताज्जुब के मिले जले लहजे में चीखा। शहनाज ने सर हिला दिया। इसका सुर्ख व सफेद रंग हल्दी की मानिंद पीला हो गया था। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। होंठों पर स्याही की हल्की सी तह जिम गई थी। आंखों में आंसू झलक रहे थे। ये अब के सर में क्या हुआ? अब के कोट पर खून के धब्बे कैसे हैं? शहनाज एक ही सांस में कह गई। ये एक लंबी दास्तान है, मुझ में इतनी सकत नहीं कि अभी बता सकूं। हमीद ने कहा, मैं तुम्हारे मुताल्लिक मालूमात करने के लिए बेताब हूं। तुम यहाँ किस तरह पहुंची ये मैं बाद में बताऊंगी। अब की हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मैं क्या करूं? सच? हमीद ने एक नकाहत आमेज मुस्कुराहट के साथ कहा और फिर चटाई पर लेट गया। शहनाज ने अपना दुपट्टा तह करके इसके सर के नीचे रख दिया। इसकी आंखों में रुके हुए कतरे गालों पर ढलक आए। तुम रो रही हो पगली कहीं की? मैं तुम्हें पाने के लिए जिदोजहद कर रहा था। पा लिया, अब मैं निहायत सुकून के साथ मर सकता हूँ। हमीद आहिस्ता से बोला। शहनाज हिचकियां लेकर रोने लगी। तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो? हमीद ने पूछा। शहनाज ने सर हिला दिया। तो मैं इसी दोस्ती का वास्ता देकर कहता हूँ कि रो नहीं। मैं अपने दिल को इस वक्त बहुत ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा हूँ। शहनाज ने आंसू पोंछ डाले और अपनी हिचकियों को दबाने की कोशिश करने लगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं शुरू ही से तुम्हें बेगुनाह समझता रहा हूँ। जब तुम्हारा वारंट गिरफ्तारी निकला था तो मैं इंस्पेक्टर सिन्हा से लड़ गया था। वारंट गिरफ्तारी? शहनाज चौंक कर बोली। वो किस लिए? तुम्हारे गायब हो जाने के बाद तुम्हारे घर से एक मशकूक खत बरामद हुआ जिसमें किसी गिरोह की तरफ से गायब हो जाने की हिदायत दी गई थी। मैं खुदा की कसम खा कर कहती हूँ कि मुझे इस किस्म के किसी खत का इल्म नहीं और ना मेरा ताल्लुक किसी गिरोह से है। अब कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। हमीद ने कहा, तुम्हारी बेगुनाही सूरज की तरह रोशन है। अच्छा ये बता सकती हो कि तुम किसकी कैद में हो? ये मुझे आज तक ना मालूम हो सका। अलबत्ता मुझे कैद करने वाले मुझ पर मेहरबान जरूर हैं। उन्होंने मुझे भूखा नहीं मारा। अच्छा तो क्या कोई खाना लेकर आता है? नहीं, और इस सामने वाली दीवार की जड़ में एक दरोड़ी पैदा हो जाती है और उससे खाना अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है। और जब मैं बर्तन इस दरार से बाहर निकाल देती हूँ तो दरार खुद ब खुद बंद हो जाती है। अब हमीद ने लेटे ही लेटे इस जगह का जायजा लेना शुरू किया। ये एक वसी कमरा था। एक तरफ बड़ी सी मेज और कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थीं। कमरे की साख्त बता रही थी कि वो तहखाना है। छत में 2-3 जगह मोटे मोटे और धुंधले शीशे लगे हुए थे जिनके जरिया थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आती थी। शीशे इस कदर धुंधले थे कि इसके पार की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। इस पूरे कमरे में बाहर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। सिर्फ एक दरवाजा नजर आ रहा था, वो भी इस कमरे के एक कोने में बनी हुई कोठरी का था। क्या ये दरवाजा बाहर जाने का है? हमीद ने पूछा। नहीं, गुस्ल खाना है। तो उसका मतलब कि ये कमरा नहीं, हमारा मकबरा है। हमीद ने कहा, जरा हाथ पांव में कुछ ताकत आए तो बाहर निकलने की जिदोजहद की जाए। इतने में सामने वाली दीवार की जड़ में एक खटके के साथ 2 बालिश्त चौड़ी दरार पैदा हो गई, जिससे एक कश्ती जिसमें नाश्ता था कमरे के अंदर खिसका दी गई। शहनाज ने बढ़कर कुश्ती उठा ली।
حمید اس دراڑ کو بغور دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اس دراڑ کی باقاعدہ حفاظت کی جاتی ہوگی۔ حمید خیالات میں الجھتا رہا۔ اتنی دیر میں شہناز نے 2 پیالیاں چائے کی تیار کی۔ حمید کو قطعی بھوک نہیں تھی، لیکن شہناز کے اصرار پر کچھ نہ کچھ کھانا ہی پڑا۔ شہناز نے برتن اسی دراڑ سے واپس کر دیے۔ کل تک میں بہت پریشان تھی، لیکن آج نہ جانے کیوں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ میں اپنے گھر ہی میں بیٹھی ہوں، شہناز نے کہا۔